डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 500% टैरिफ की बात क्या उछाली और इंडियन मार्केट एक वीक में ही 2.5% ऑलमोस्ट गिर गया। ऐसे में अब इन्वेस्टर्स के मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या हमें अपना पोर्टफोलियो हल्का कर लेना चाहिए एंड देन लुक फॉर अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, या फिर हम लोग इन्वेस्टेड रहे। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा ही, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने मिल रहा है, जहां दे आर अपेरेंटली इमर्जिंग एज अ मेजर आर्म्स प्लेयर फॉर द इस्लामिक नेशंस। इसका इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट रहेगा, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक्स का मैं एक डेटा पैक एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें एफआईआई का बाइंग सेलिंग डेटा हम देखेंगे, कौन से मेजर सेक्टर्स है जो इसमें आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करेंगे कि भाई अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स कहां पर है। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गौरव शर्मा, मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। चलिए, सो आपको मेरे स्क्रीन पे भी जो चार्ट दिख रहा है ये है निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। ये जो पाकिस्तान वाला एंगल है ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड बताता हूँ, जब मैं सेक्टर एनालिसिस करूंगा तो इंडिया डिफेंस सेक्टर के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। बट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बहुत पुअर क्लोजिंग हमें देखने मिली है। आप अगर इस सीरीज को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं वीकली प्रीवियस वीक के हाई के क्लोज को कितना इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो करंटली इस वीक के प्रीवियस वीक के लो को इस वीक ने तोड़ दिया है स्ट्रॉन्ग मैराबूजो कैंडल से, जो कि एक बहुत बड़ा साइन ऑफ कंसर्न होता है। इसे क्लियरली एक बेरिश इंडिकेशन माना जाता है। अब टाइमलाइन वाइज देखें तो भाई देखो, संडे के दिन ऑलरेडी लाइक वीकेंड पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चीज ऑलरेडी वेनेजुएला में की थी, बट उस दिन मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। मतलब एक क्लियर कंफर्मेशन नहीं दिया था भाई बुल रन का। बट द प्रॉब्लम इज कि 2 दिन बाद जब 500% टैरिफ की बात करी, तब से लेके आज तक के लाइक वीकेंड क्लोजिंग तक के इंडियन मार्केट ने बहुत हैवीली ब्लीड किया है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे चीजें थोड़ी बेरिश दिख ही रही थी। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे लेके आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि जो अभी रीसेंट क्लोजिंग आई है ये हमारे प्री डिफाइंड लेवल पे आई है। तो अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि ये लेवल हमारे पहले से बने हुए थे। सो मार्केट जब भी गिरता है तो कभी भी याद रखो, मार्केट गिरते हुए एकदम अंधाधुंध नहीं गिरता है, हर एक सपोर्ट पे एक थोड़ा पॉज लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो जैसे ही मार्केट अपने सपोर्ट 25,600 के लेवल्स पे पहुंचा था, देखिए 25,660 के लेवल पे जैसे ही पहुंचा, टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे हमें थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा। सारे ही लोगों ने भर भर के बेरिश पोजीशन बनाई होगी। मैंने भी अपने डेरिवेटिव्स में ऐसी नेगेटिव पोजीशन बना के रखी थी, हेजिंग बोलते हैं इसे। तो वीकेंड पे जनरली ट्रेडर्स अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे अपनी उन्होंने पोजीशन को कवर किया होगा, जिसकी वजह से एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिली। ओवरऑल इसमें कोई भी बुलिश नेचर नहीं है। हाँ, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, पर ये सपोर्ट को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी देख लो। देखो भाई, पहले तो हम डाउन साइड रिस्क की बात करेंगे कि अगला सपोर्ट कहां पर है। तो 25,440 के अराउंड जो है ये आपका प्रीवियस एक सपोर्ट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मैं एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा हूँ कि मैं हर सपोर्ट पे अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल व्यू भी बताऊंगा कि भाई कैसे मेरा ओवरऑल व्यू है इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके। और एक हिंट दे देता हूँ, आई एम नॉट एक्सट्रीमली बेरिश एट ऑल, बट स्टिल नाउ जब जब मार्केट कोई भी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 25,400 का लेवल, फॉलोड बाय डायरेक्टली हमारा 25,200 का लेवल। ये एक्सट्रीम सपोर्ट हो जाएगा अगले वीक के लिए, ये दो लेवल काफी है। अब अगर बुलिश सिनेरियो की बात करें तो भाई यहाँ पे तो एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बुलिश सिनेरियो आता है जब प्रीवियस स्विंग हाई टूट जाए। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर प्रीवियस स्विंग हाई है नहीं। तो आप ऐसा समझिए कि अगर 26,000 के ऊपर में हम चले जाए तो हम बेयर टेरिटरी से बाहर आ जाएंगे, और एक्चुअली बुलिश सिनेरियो तो देखो भाई सीधी बात है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के ऊपर ही आएगा, जो कि 26,300 के या 26,400 के ऊपर ही हमें बुलिश नेचर देखने मिलेगा। तो अभी बुलिश सिनेरियो को डिस्कस करने की जगह हमें ये देखना चाहिए कि भाई नीचे नीचे जब जाएगा मार्केट तो कब कब हम कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कलेक्शन जोन तो यही था 25,600 का लेवल, ये आ चुका है। नेक्स्ट कलेक्शन जोन विल बी 25,400, जो कि ज्यादा नहीं 200 पॉइंट ही दूर है। बट ओवरऑल अगर 25,000 तक के मार्केट नीचे नीचे गिरता है तो हर सपोर्ट पे आप अपना एसआईपीज या फिर एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ओवरऑल ये लेवल्स को भी आप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना। अब मैं पहले अपना पर्सनल व्यू यहाँ पे शेयर करता हूँ। देखो, ये न्यूज वगैरह को सब साइड में रख के अगर मैं निफ्टी का पी रेशियो चार्ट देखूं, मतलब निफ्टी का वैल्यूएशन चार्ट अगर मैं देखूं, तो मैं प्रीवियस वीक में भी आपको बताया था कि भाई निफ्टी अंडर वैल्यूड नहीं है। तो ओवर वैल्यूड मार्केट में कोई भी छोटी मोटी न्यूज आ जाए ना, टैरिफ लगे नहीं है, टैरिफ लगने की बात हुई है, फिर भी मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। तो ओवर वैल्यूड मार्केट में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो बेचना बहुत आसान होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो यही आपको अभी भी देखने मिला है। तो अभी निफ्टी का पी अगर आज भी आप देखोगे तो ये अंडर वैल्यूड अभी भी नहीं हुआ है। कैलकुलेशंस अगर मैंने पिछले वीक में बुलिश कैलकुलेशन करके दिखाया था, अब बेरिश कैलकुलेशन की अगर बात करी जाए तो यूजुअली एक अच्छा पीई होता है बाइंग के लिए 21 का।
निफ्टी में जब 21 का पी हमें देखने मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि भाई निफ्टी अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे जोरदार बाइंग करी जा सकती है, जो कि मैं प्रैक्टिकली करूंगा भी, रिगार्डलेस ऑफ कैसी भी न्यूज आ जाए। 21 का पी इज अ वेरी गुड जोन फॉर निफ्टी। सो एज ऑफ टुडे द पीई इज 22.3, और अगर यहाँ से मैं 21 का पीई निकालू तो मतलब 1.3 पॉइंट्स गिरना पड़ेगा फ्रॉम 22.3, मतलब यहाँ से 5.8% की और करेक्शन का स्कोप है। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। अगर इस पे हम देखेंगे भाई 5.8% करेक्शन कहां तक के गिरता है, तो वो अराउंड 24,000 का लेवल आता है। लेकिन अभी अर्निंग्स चालू होने वाली है इस वीक से, आईटी पैक अपनी अर्निंग्स देगा। इट इज एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 3% से अर्निंग भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि 2-3% और मार्केट गिर सकता है, एंड एट वर्स यहाँ से 5% मार्केट और गिर सकता है। तो एवरी फॉल पे आपको एक कलेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं पर्सनली रिगार्डलेस ऑफ ऑल द बेरिश सिनेरियो, ऑल द नेगेटिव न्यूज, ऐसे ही होता है ना, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज होती है तभी तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर इस फैक्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हर 1-2% फॉल पे मैं अपने एसआईपीज को इंक्रीज करूंगा। एंड 21 का पीई वुड बी माय टारगेट, जो कि या तो निफ्टी गिर के कर दे या फिर अर्निंग्स बढ़ के हो जाए। तो गिव और टेक 25,000 की रेंज में आई विल ट्राई टू कलेक्ट एज मच एज आई कैन। अब अगर हम ये 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी 50% टैरिफ एक प्रैक्टिकल टैरिफ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करने में ऑलरेडी दिक्कत हो ही रही होगी अमेरिकन मार्केट में। तो 500 सिर्फ एक नंबर रहेगा, ये सिर्फ एक सेंटीमेंट की बात करता है कि भाई मतलब बिजनेस ही नहीं करना है आपके साथ में, विच इज जस्ट नॉट रिस्पेक्टिंग इंडिया। अगर आप यूरोपियन यूनियन के एनर्जी इंपोर्ट्स देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, बट उनके ऊपर ऐसे टैरिफ नहीं लगे, लेकिन इंडिया के तेल लेने से अपेरेंटली इनको तकलीफ है। खैर, ग्लोबल वेस्ट की हिपोक्रेसी हमेशा इंडिया ने फेस की है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, तो इस पर कोई नए रिएक्शन की जरूरत भी नहीं है। इस सेगमेंट से बस इतना समझ लो कि 4-5% का करेक्शन अगर आता है तो ये हेल्दी करेक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा मार्केट थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है। इसे आप पॉजिटिवली ऐसे भी समझ सकते हो कि आने वाले 1 से लेकर 2 महीने आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, बहुत अच्छे भी रह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये सारे टैरिफ की जड़ है रशिया यूक्रेन का वॉर। अगर आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मुझे कमेंट में बता दो। बट इफ यू फील कि ये वॉर खत्म होने वाला है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे ये वॉर खत्म होगा, टैरिफ का पूरा ड्रामा, इंडिया के ऊपर एक्सेस टैरिफ का पूरा ड्रामा खत्म हो जाएगा। बिकॉज यही तो जड़ है, राइट? रशिया से हम लोग तेल लेते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ट्रम्प को। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो हमारे ऊपर ये टैरिफ भी हट जाएगा, जो कि एक बुलिश ट्रिगर रहेगा। तो या तो ये वॉर हट जाए या तो ये टैरिफ हट जाए, ये दोनों ही चीजें आज नहीं कल होने वाली है। हेंस हम लोग एक बुलिश मार्केट के लिए ट्रिगर इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर इसे 1-2 महीने लगता भी है तो नॉट अ बिग डील। चलिए अब हम अगले वीक का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके देख लेते हैं कि कौन से मेजर लेवल्स रहेंगे। सो ये रहा नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट चार्ट। काफी वीक से हम देख, लाइक 2-4 वीक में मैं बोल पा रहा था कि भाई देखो पुट ओआई कितना ज्यादा है, बट अगेन भूले भटके फिर से बेयर्स ही मार्केट में आ चुके हैं। आपको बड़े बड़े जो मोटे बार्स दिख रहे हैं, ये कॉल ओआई है। कॉल ओआई मतलब बेयर्स की पोजीशन होती है। जितना ज्यादा ऊंचा ये टावर रहेगा, उतना मतलब है उतने ज्यादा बेयर्स रहेंगे। तो 26,000 का कॉल ओआई बहुत ज्यादा है, मतलब 26,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये 26,000 ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल बुलिश व्यू हम रख ही नहीं सकते। इनफैक्ट टेक्निकली बुलिश व्यू तो 26,300 के ऊपर में आएगा। अगर हम देखें इमीडिएटली तो 25,900 पे भी बहुत ज्यादा कॉल हुआ है। सबसे बड़ा सपोर्ट अगर आपको दिखेगा तो 25,500 पे दिखेगा फॉर नेक्स्ट वीक। अगर मंथली डेटा देखें कि भाई जनवरी महीने की क्या हालत है, तो यहाँ पे भी 26,000 पे बहुत बड़ा कॉल हुआ है। पुट भी सेलिंग है, मतलब नॉन डायरेक्शनल ऑर्डर भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट 25,500 पे, जो कि कंपेरेटिवली कंपेयर करो, आप देखो यहाँ पे कॉल कितने ज्यादा सेल किए गए और यहाँ पे पुट कितने कम है, राइट? तो 25,000 25,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है देखने के लिए एज सपोर्ट्स। अदरवाइज मेजरली तो हम एक बेरिश सिनेरियो ही अभी विटनेस कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे जो डेटा दिख रहा है, ये है फ्यूचर इंडेक्स पे ओआई पोजीशन। ये बहुत बेकार हो गई है फिर एक बार। देखिए पिछली वीक छोटी मोटी रिकवरी थी, देखिए 11% इज स्टिल नॉट बुलिश। अब आप देखोगे तो इट इज डाउन टू 7.5%, मतलब 92% पोजीशन शॉर्ट साइड पे है फॉर इंस्टीट्यूशंस की, जो कि क्लियरली एक बेरिश नेचर इंडिकेट करता है। ये डेटा को हम वीकली ट्रैक करते हैं। अगर बुल मार्केट आना होता है तो ये डेटा पहले तो 30 के ऊपर क्रॉस करता है और 50 के ऊपर में हम एक्चुअल बुल रन में होते हैं। सो एज ऑफ टुडे ये डेटा आपको एक्सट्रीम बेरिश नेचर दिखा रहा होगा। एंड हेंस इस वीडियो के टोन से भी आपको समझ रहा होगा कि भाई हम एक्स्ट्रा बुलिश नहीं रह सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक समय आने वाला है, लेकिन क्या कल को चल के मार्केट में बुलिश नेचर आएगा? वेरी अनलाइकली। ये डेटा को रेगुलरली ट्रैक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलिए देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफआईआईज ने क्या किया है। सो ये रहा पिछले वीक का एफआईआई डेटा। फ्राइडे के दिन उन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी थी, देख के कुछ लोग खुश भी हुए होंगे, बट ओवरऑल मंडे ट्यूसडे एंड बाद में देखा जाए तो हैवी सेल ऑफ हमें देखने मिला। फ्राइडे के दिन हमें सबसे बड़ा सेल ऑफ दैट इज 3,700 करोड़ का एक ही दिन में कैश मार्केट से कैश पुल आउट होते हुए देखने मिला फ्रॉम एफआईआईज। देखो एफआईआईज जब तक इंडियन मार्केट में नेट बायर नहीं बनते हैं, तब तक इंडियन मार्केट एक ब्रेकआउट नहीं देता है। कई लोगों को लगता है कि भाई डीआईआईज है, डीआईआई संभाल लेंगे। देखो डीआईआईएस का काम ही है बाय नेचर टू बाय करना। जितना वो बाय करते हैं, अगर एफआईआई सेल करते रहेंगे तो ले दे के मार्केट कहीं नहीं जाएगा।
जब एफआईआई बाय करेगा और डीआईआई भी बाय करेगा तब जाके मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। एंड हेंस एफआईआई सेलिंग को आपको बहुत क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। ये नंबर समय के साथ बढ़ते ही जा रहा है, विच इज अनदर साइन ऑफ कंसर्न जिसके लिए इंडिया को कुछ करना पड़ेगा। आई होप कि बजट में कुछ अच्छा बोले। बजट में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है तो एफआईआईस को एक अच्छी चीज मिलेगी, तो हो सकता है वो इंडियन मार्केट से थोड़ा स्लो पैसा निकाले या फिर पैसा निकालना ही बंद कर दे। बेसिकली गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन ओवर हियर। एफआईआई सेलिंग अब एक क्लियर साइन ऑफ कंसर्न बन चुका है, स्पेशली फॉर इंडियन बिजनेसेस। अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो इस महीने जो कि इतने कम दिन हुए हैं उसमें भी 11-12 हजार करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको टॉप सेक्टर्स दिखाता हूं और इसी में मैं आपको पाकिस्तान वाला एंगल एक बार एक्सप्लेन करता हूं। सो ये रहा लास्ट वीक के सेक्टर का परफॉर्मेंस। आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट्स जहां ग्रीन में थे, इंडिया का डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा ग्रीन में था, लेकिन बाकी सारे ही सेक्टर रेड थे। अब डिफेंस सेक्टर का एनालिसिस आज हम इस वीडियो में एज ए हाईलाइट रखेंगे, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक नेशंस में एक आर्म्स का एक लीडर बन के आ रहा है कि भाई वो उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ी आर्मी का सपोर्ट दे रहा है। अब बांग्लादेश भी उनसे बात कर रहा है कि भाई हमें भी आपके कुछ प्लेन्स चाहिए, हमें भी कुछ ऐसा डिफेंस सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखो इंडिया एज अ कंट्री प्राइमरी फर्स्ट अटैक कभी नहीं करता है। हम कभी ऑफेंसिव स्टैंड लेते ही नहीं है, बट जो कि ठीक बात है, इंडिया का नेचर हमेशा से ऐसा रहा है। लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग कंट्रीज जिनसे हमारा रिश्ता भी अच्छा नहीं है वो अपने वेपन्स को अगर अपग्रेड करते हैं, अगर बांग्लादेश अपने वेपन्स को अपग्रेड करता है, पाकिस्तान अपने वेपन सिस्टम को अपग्रेड करता है, तो इंडिया को काउंटर करने के लिए फिर से अपने सिस्टम को और महंगा करना पड़ेगा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि इंडिया का बॉर्डर कोस्ट लाइन देखा जाए तो इन दोनों से कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है। तो जब जब पाकिस्तान, बांग्लादेश या हमारी कोई भी नेबरिंग कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट करती है अपने डिफेंस पे, तो इंडिया को नेचुरली अपना डिफेंस मैकेनिज्म या फिर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है। ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। और इसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है खान सर ने अपने इस वीडियो में, एक बार जरूर चेकआउट करना। इसमें पाकिस्तान का एंगल नहीं है, इसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे कितना टेक्नोलॉजी लगा के अटैक किया है। सो आपको ये समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती है जब आप इतने बड़े ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करते हो। सो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो फिर भी चेकआउट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि भाई अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं तो इंडिया को क्यों अपने आप ही अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट इज वन स्ट्रॉन्ग रीजन कि इंडिया का सिर्फ एक सेक्टर, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आपको ग्रीन देखने मिला होगा, अदरवाइज सिर्फ डिफेंस सेक्टर है जो ग्रीन में है। मतलब डिफेंस सेक्टर के ऊपर में अभी इंडिया को भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड इन्वेस्टर्स भी इस चीज का थोड़ा एडवांटेज ले पाएंगे। बाकी सेक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, फिर मैं आपको डिफेंस का चार्ट भी एक बार दिखाता हूं। ओवरऑल देखा जाए तो कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है एक बार वो देख लेते हैं। तो ऑयल एंड गैस की पिटाई हुई है, ये वेनेजुएला के न्यूज से हुआ है। एनर्जी सेक्टर में भी यही सेम फंडा काम करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो सेल ऑफ देखने मिला है, ये आपको बताता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी कितनी है। बेसिकली अगर एफआईआई मार्केट से पैसा निकालेंगे या फिर ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब रहेगा तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्लो हो सकता है। इससे आगे चल के जीडीपी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्मॉल कैप की भी पिछले वीक में बहुत ज्यादा पिटाई हुई, मेटल्स की भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। ओवरऑल मेटल सेक्टर में करेक्शन देखने मिल रहा है। एंड देखो जब निफ्टी 2.5% गिरता है तो जो भी सेक्टर ऊपर ऊपर चल रहे थे उनका तो अच्छा करेक्शन हमें देखने मिलेगा ही। बैंकिंग सेक्टर ने निफ्टी से थोड़ी कम गिरावट दिखाई। आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, इन्हें जनरली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है कि भाई जब निफ्टी बहुत ज्यादा कोई न्यूज की वजह से गिरते हैं तो फार्मा उतना नहीं गिरता, एफएमसीजी उतना नहीं गिरता, कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं गिरता, तो इन्हें डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। ऐसे मार्केट सिनेरियो में इनमें इन्वेस्ट करना थोड़ा लॉजिकल होता है। ये मल्टीबैगर रिटर्न नहीं देते, पर ये गिरते कम है और स्लो रिटर्न्स देते हैं। सो चलिए विद दैट सेड मैं आपको एक बार डिफेंस सेक्टर का चार्ट दिखाता हूं। ये रहा डिफेंस सेक्टर का चार्ट। अब इस पे आप देख सकते हो कि कैसे ये सेक्टर ने भी लगभग 2024 से कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। मतलब ये सेक्टर में अपनी अर्निंग्स तो ग्रो हो रही है, लेकिन ये सेक्टर अपने आप में अंडर वैल्यूड होते जा रहा है। अब इसमें एक डबल बॉटम सा फॉर्मेशन हो रहा है। टेक्निकली डबल बॉटम तब तक नहीं कंफर्म होता जब तक कि हम 8500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें, बट ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि भैया अपने सपोर्ट से थोड़ा सा रिवर्सल ले रहा है। सो टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर इसका टारगेट निकालना होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो उसके लिए हम प्रीवियस कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेकआउट देखेंगे। बेसिकली प्रीवियस कंसोलिडेशन के जोन पे एक बार इन्फो लाइन टूल से डेप्थ मेजर करेंगे। आपने मुझे कई बार ये करते देखा होगा। 2026 के टॉप सेक्टर्स पे भी मैंने ये सेम एनालिसिस किया था। तो ये रहे आपके कुछ लेवल्स। बेसिकली ये इंडेक्स में और 40% ग्रोथ की पोटेंशियल है टेक्निकल्स के बेसिस पे। अब ये रिटर्न जरूरी नहीं है कि एक साल के अंदर या फिर बहुत इमीडिएटली आ जाएंगे, बट जब सेक्टर में ओवरऑल पोटेंशियल होती है, प्लस वो सेक्टर की मार्केट में नीड भी है, सेक्टर अंडर वैल्यूड भी है, तो ऐसे आपको टारगेट, बड़े टारगेट्स के लिए आप गोल कर सकते हो। सो अभी डिफेंस सेक्टर का ट्रेंड भी चल रहा है, ओवरऑल नीड भी है, बजट भी आने वाला है, तो आपको इस सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके लिए करके रखा है डिटेल में, और ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा या इन जनरल स्टॉक मार्केट सीखना होगा तो डिस्क्रिप्शन से एक बार लिंक्स ले लेना। सिक्स चेक एंड प्राइस एक्शन दोनों ही कोर्स है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूं। हर किसी ने जो भी स्टॉक मार्केट में रहना चाहता है उसने ये दो कोर्स तो करने ही चाहिए। इसका स्टूडेंट फीडबैक भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर का ये सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको दिखाया।
अब देखिए मैं पर्सनली कुछ खास सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी मैंने अपने फ्री टेलीग्राम पे शो भी किया था। इनफैक्ट आने वाली कुछ महीनों में मैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सर्च करूंगा रादर देन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। मैं एज अ इन्वेस्टर एंड एज एन एनालिस्ट जनरली ये न्यूज एंड इवेंट्स के ऊपर मैं इतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं वैल्यूएशंस के देखता हूँ। अगर वैल्यूएशन ज्यादा रहते हैं, ओवर वैल्यूड रहते हैं, तो कोई भी न्यूज अगर आ जाए तो चीजें गिरने ही लग जाती है, और अंडर वैल्यूड होने के बाद में अगर कोई नया वॉर भी चालू हो जाए ना तो भी मार्केट ऊपर ही जाता है। सो लॉन्ग टर्म में इतना याद रखो, फंडामेंटल्स ही हमेशा जीतने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि इंडिया भी भाई एक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आगे चल के बनने वाला है, तो इंडियन मार्केट पे ऐसे 2-4% करेक्शन पे पैनिक मत किया करो। विद दैट सेड लेट अस एंड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।